नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोएश। मैं जयपुर से एनआई से कार चिकित्सा में मैंने पीजी की है और मैं आपको आज अर्श के बारे में बताऊंगा। जो अर्श मीन्स पाइल्स, इसमें मेनली दो भाग रहते हैं। एक रहता है ब्लीडिंग का पाइल्स और दूसरा रहता है नॉन ब्लीडिंग वाला। इसको स्रावी अर्श या फिर शुष्क अर्श इस नाम से डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः जो आम लोगों के लिए है, ये जो प्रकार मैं बता रहा हूँ। बाकी इसके वात पित्त कफ इसके हिसाब से भी अर्श के प्रकार होते हैं, लेकिन मैं सामान्य नागरिक को ये विषय जो है वो इजी तरीके से समझना चाहिए। इस कारण से मैं ये आपको बता रहा हूँ कि स्रावी अर्श जिसमें ब्लीडिंग होती है और दूसरा रहता है शुष्क अर्श जिसमें ब्लीडिंग नहीं रहती है। मोटा मोटा जो इसका जो भेद है ये मैं आपको दो ही बताऊंगा, जिससे आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और आप इसको इजी तरीके से समझ पाए। क्योंकि पाइल्स का जो बीमारी है पाइल्स, ये घर घर में बीमारी जैसा है। क्योंकि आजकल के खान पान जो है जिससे ज़्यादा तीखा नमकीन चटपटा ज़्यादा हो रहा है, होटलिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बाहर की जो फूड है उसको बाय फ़ोन से ऑर्डर करना, अलग अलग ऐप के द्वारा ऑर्डर करना, ये ज़्यादा अभी लोगों को अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट लग रहा है। उनको थोड़ा जीवन शैली में खुद को लग रहा है कि इस तरह से हम ढाला जाए, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं तो भी हानिकारक बनते जा रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जैसे कि कुछ मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, कुछ बेसन से बनी हुई चीज़ें हैं, या तीखे है मसालेदार है, तीखा खाना है, मसाले वाला खाना है, या फिर जो पचने में ज़्यादा भारी है जिसको जड़ कहते हैं, गुरु कहते हैं पदार्थ। तो ऐसी जो चीज़ें है ये अगर ज़्यादा खाने में आ रही है आपके, और आपका जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स उतना नहीं है जितना रहना चाहिए उस चीज़ों को पचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो सब जो है जो पदार्थ है डाइट जो है ये भारीपन लाते हैं हमारे पचन के तंत्र में। जैसे कि आपको डाइजेस्ट होना चाहिए तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उतने वो समय के लिए। और फिर जो मल है मल का बद्धता, मल की बद्धता होना या मलबद्धता, या फिर कॉन्स्टिपेशन जो इजीली स्टूल का पास नहीं करना, क्योंकि इसमें फाइबर कम होते हैं। जैसे कि आपने अगर फाइबर डाइट लिया, केला है, पपीता है, या फिर जो आपका संतरा है, मौसम्बी है, तो ये आपको संतरा और मौसम्बी का जूस ना पीते हुए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको टोटल संतरा लेना है और इसका जूस नहीं निकाल के लेना है। मौसम्बी का भी जूस नहीं लेना है, डायरेक्ट मौसम्बी खानी है आपको। तो इस तरह से अगर आप कुछ चीज़ों का पालन करेंगे जीवन में, तो ये बीमारी जो है जिसको हम पाइल्स की बीमारी कहते हैं ये नहीं रहेगी, या फिर ये उतनी का ज़्यादा तकलीफ़दायक नहीं होगी। इसी कारण से ये जो पथ्य और अपथ्य जिसे हम डूज़ और डोंट्स कहते हैं, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है खान पान में, तो ये चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना है ताकि वो आपकी बीमारी आगे ना हो। क्योंकि होने के बाद तो इलाज करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको बीमारी ही ना हो, तो इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना हो सके आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है। कभी भी अंजीर का उपयोग लेना है, सवेरे एक आधा अंजीर, शाम को एक आधा अंजीर। मनुके का वापर आपको करना है कि मनुका रात को सोने से पहले मनुका आपने ले लिया। तो ये जो है ये पाचक है, दीपन है, अग्नि को बढ़ाता है, दीपन करता है, जिससे पचन अच्छा होता है। दीपन और पाचन, उसमें कुछ ग्रंथकारों ने नागर मोथा नाग केशर इसका भी दिया गया है, नाम दिया गया है कि इसमें ये अच्छा कार्य करता है। सौंफ जो है आप अगर ले रहे हैं तो सौंफ, जो धनिया दाल है, सौंफ है, खाने के बाद में आप लेते हैं, ये भी दीपन पाचन की गुण अच्छे हैं। इसमें चित्रक एक गुण है, तो वो भी दीपन पाचन का कार्य अच्छा करता है आपको। तो मेरा कहने का ओवरऑल मीनिंग यही है कि आप अपने डाइट के ऊपर काफ़ी उसको पालन करें, डाइट का, जिसको हम करेंगे कि आहार का जो जिसके कुछ फार्मूले रहते हैं आहार के कि क्या लेना है ज़िंदगी में और क्या नहीं लेना है, या किसको हम ज़्यादा प्राधान्य दें और किसको ना दें। क्योंकि बहुत सारे हमारे आजू बाजू में चीज़ें रहती है खान पान की, तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए आरोग्य के लिए, हमारा स्वस्थ बना रहने के लिए घातक है और कौन सी चीज़ें आरोग्य कारक है, आरोग्यदायी है। तो ये हमें चीज़ों को खुद समझ के
और आपके जो नज़दीक के कुछ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर रहते हैं उनसे समझ के आपको ही लेना है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से भी आपका डाइट रहेगा। तो मैं इसमें अभी जो अर्श जो है, पाइल्स जो है, उसको मैं आपको स्रावी अर्श के बारे में अभी बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम स्रावी अर्श जिसमें खून निकलता है लैट्रिन के दौरान, लैट्रिन से पहले किसी को, किसी में लैट्रिन के बाद में, किसी को लैट्रिन के साथ में खून निकलता है, किसी किसी को बूंद बूंद खून आता है, किसी किसी को लैट्रिन को लग के खून आता है, मल को लग के खून आता है। इस तरह से इसके अलग अलग जगह पे जो पाइल्स है, इंटरनल पाइल्स है, उसके हिसाब से, या फिर फिशर भी रह सकता है, जिसको त्वचा जो है वो कहीं ना कहीं फट जाना, उसको फिशर कहेंगे। ये जो त्वचा जो है ये नज़दीक है ये, लेकिन फिशर में ये इसको फट जाती है, उसको फिशर कहते हैं। तो पाइल्स का तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना आप डाइट पे कंट्रोल करेंगे, अच्छा सा डाइट लेंगे, पाचक डाइट लेंगे, उतना आपको लिए अच्छा रहेगा। तक्र का मैं उपयोग आपको बताऊंगा कि तक्र का पान आपको करते रहना है। तक्र, बटर मिल्क, और जो दही जो है उसको आपको अवॉइड करना है। जो खट्टी चीज़ है, दही है, अचार है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो स्रावी अर्श में अगर आप ये पहले डाइट को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद में आपको जो कॉन्स्टिपेशन है, मलबद्धता किस कारण से हो रही है वो देखिए, मलबद्धता को क्लियर करिए, कॉन्स्टिपेशन आपका ना बना रहे, जिससे आप वो स्टेनिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, जिसको मल को निकालने के लिए ज़ोर ज़ोर से प्रेशर लगाना रहता है, वो नहीं करेंगे। उस कारण से भी पाइल्स की तकलीफ बढ़ जाती है। तो लीवर प्रिपरेशन आपको साथ में रखना है, और जो खून को बंद करे, जैसे लोद्र है, नाक केशर है, पिष्टी है, कुछ इसमें पिष्टी भी आती है, अलग अलग तरह की पिष्टी रहती है, शंख भस्म है, कपर्दिक भस्म है, ये भस्म आते हैं। और कुछ जो ठंडी जो चीज़ें है, जैसे चंदन है, वाड़ा करके आता है एक, उशीर या वाड़ा उशीर करके आता है, चंदन उशीर, इस तरह से आप कुछ द्रव्य भी इंटरनली ले सकते हैं। तो मेरा तो यही आपको एक सुझाव रहेगा कि जितना आप इसको डिले ना करें, इस बीमारी को, जैसे ही आपको लगे कि ये खून जा रहा है, लैट्रिन के साथ में खून जा रहा है, तो आप तुरंत उसको कहीं भी आपके नज़दीक में जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर रहेंगे, जो पाइल्स फिस्टुला के इसमें काम करते हैं, तो उनसे आप तुरंत कंसल्ट कीजिए। और ये खान पान की चीज़ें आपको कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको ये बीमारी है इसलिए आपने खान पान बदल लिया है, ऐसा नहीं है। जो पाचक है, जो आपके हेल्थ के लिए, आपकी प्रकृति के लिए हितकारी है, वही आपको खान पान करना है। आपको जितना हो सके उतना आपको फाइबर रिच डाइट जो रहता है वो लेना है। जैसे आपने रोटियां बनाना आपको है, तो रोटी को उसको छानना नहीं है, फिर वो जो जो रहता है, आटा रहता है, उसको छानना नहीं है, बिना छाने उसकी रोटी बनानी है। तो ये फिर आपको फाइबर जाएगा, आपके शरीर में फाइबर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है कि हमारे बहुत सी बातें हमें जो है ऐसी एकदम इजी लगती है, लेकिन उसी कारण से धीरे धीरे ये जो व्याधि जो है बनते जाता है। तो आप लीवर का करेक्शन कीजिए, जब भी आपको लगे कि माका है, पुनर्नवा है, जो माका मीन्स भृंगराज है, और कुटकी है, इस तरह के जो पुनर्नवा जैसा द्रव्य है, तो ये पूरे जो द्रव्य है ये आपके लीवर के लिए अच्छे कार्य करते हैं। तो इसका आप क्वाथ बना के भी ले सकते हैं, या फिर इसका चूर्ण बना के भी लेते हैं। तो लीवर का करेक्शन रहना है, इसमें पाचन तंत्र का करेक्शन करना है, और ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन जो है रहता है, तो उसमें ज़्यादा स्टेनिंग नहीं करना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, प्रेशर नहीं देना है। अनुलोमन जो दवाई है, एरंड का तेल रहा या फिर हरित की रही, हरित की रुक्ष गुणात्मक है, इसलिए आपको उसको वैद्य के हिसाब से ही लेना है, क्योंकि रुक्ष ज़्यादा आती है हरित की। इसलिए आपको जो स्निग्ध जो रहता है, स्निग्ध जैसे कि स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण रहा, जिसमें सोप ज़्यादा है, तो इस तरह से आपको लेना है। धन्यवाद। आपको ये बहुत अभी लेंदी हो जाएगा आपका वीडियो का ये, इसलिए मुझे अभी रुकना सही रहेगा यहाँ पे। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मैं आपको अभी तक बातें बताऊँ, ये जेन्युइन बातें हैं सभी, जो मैं अभी तक इसको पढ़ते आया हूँ, समझते आया हूँ, और प्रैक्टिस में इसको अप्लाई करते आया हूँ। तो ये सभी बातें है इसमें। तो मैं आगे भी आपको जो शुष्क अर्श है, जिसमें ब्लीडिंग नहीं रहती है लेकिन पाइल्स रहता है, मस्से रहते हैं, कुछ मस्से बाहर आते हैं, कुछ अंदर रहते हैं, कुछ अंदर खुद ही चले जाते हैं, कुछ कोई अर्श जो रहते हैं वो बाहर ही रहते हैं, 24 घंटे बाहर रहते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं तो मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।